आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले हैं। जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर में आज कुल जमाती इजलास का इनेकाद किया गया। वादी की मौजूदा सूरत हाल पर हुई चर्चा। वजीर आला की सदारत में हुई इस मीटिंग में पीडीपी, बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ने की शिरकत। बारामूला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर ए तैयबा के एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। लश्कर के 4 मिलिटेंटों को किया जिंदा गिरफ्तार। इसके अलावा 2 और मिलिटेंट तसादुम के दौरान गिरफ्तार। 10 दिनों बाद लौटी श्रीनगर की बाजारों में रौनक। खुले दफातर, स्कूल और बाजार। जेआरएल की जानिब से बंद की कॉल वापस लेने के बाद श्रीनगर और डाउनटाउन में खुली दुकानें। दुकानों पर लगा लोगों का हुजूम। पीएम मोदी का 19 मई को जम्मू दौरा। दौरे के पेश नजर जबरदस्त तैयारियां जारी। एक रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। और श्रीनगर में सयाह की हलाकत के बाद संगबारों के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा है गुस्सा। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। वजीर आला की नीयत पर उठाया सवाल। और चलिए कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। वादी की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा के लिए आज श्रीनगर में कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद हुआ और वजीर आला की सदारत में हुई इस मीटिंग में बरसरे इक्तदार पीडीपी और बीजेपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातों के मेंबरान असेंबली ने हिस्सा लिया। मीटिंग को लेकर के अपोजिशन पार्टियों का रुख तनकीदी रहा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मौजूदा हुकूमत लोगों का एतमाद खो चुकी है। बीजेपी के साथ इत्तेहाद को लेकर के अपोजिशन के तेवर सख्त रहे, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के तर्जुमान नईम अख्तर ने कहा कि पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के रास्तों पर चलना होगा। हमारी जमात तो बिल्कुल आया है। हम कहते हैं कि डायलॉग हो यहाँ, सेपरेटिस्ट के साथ डायलॉग हो यहाँ, और जो कैदी सियासी कैदी हैं उनको रहा किया जाए। ये जो नई रेड डाले जा रहे हैं, मुआसरे किए जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट, इसको बंद किया जाए। नौजवानों से बातचीत की जाए। ये मेन इशू है जिन पे बात की। अफसपा को जो इस तरह 2 रियासतों में हटाया गया, यहाँ भी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि किसी को ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए कि अफसपा को इस्तेमाल करके वो नौजवानों को मारेगा। ये आज पहला मौका नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की। इससे पहले भी 2-1 बार चाहे पब्लिक प्रेशर में उनको बुलाना पड़ा, और जो पहले की ऑल पार्टीज मीटिंग्स है उसमें जो हम लोगों ने सारी अपोजिशन ने कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पर जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को आज तक इस सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जितने सब्ज़बाग महबूबा मुफ्ती ने, बीजेपी ने, मरकजी सरकार ने 3 साल पहले इस अलायंस को बनाते वक्त दिखाए थे, आज 3 साल गुजरने पर एक भी कदम इन दोनों कोलिशन पार्टनर्स ने, स्टेट सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में अमन बहाली के लिए कोई भी एक सॉलिड कदम ये सरकार नहीं उठा पाई, ये जमातें नहीं। We are grateful to all the parties, or every party is represented. Congress is there, National Conference, BJP, and other parties, communists, DPF, जम्मू से है हमारे पैंथर्स पार्टी, and हमारा PDP, all हमारे इंजीनियर रशीद साहब, everybody is there. The general argument made so far is in favor of a political outreach in Kashmir, in favor of a political initiative, and some of the speakers mentioned, almost everybody mentioned about the agenda of alliance and the deficiencies in its implementation, the agenda of alliance that has been reached between the PDP and BJP to form this government, and also the need
for the national leadership to reach out to Kashmir and perhaps take a leaf out of what had been achieved during Mr. Vajpayee in 2002 initiative. तो सबका रद्द अमल, सबका मौकिफ आपने सुना, लेकिन इस मीटिंग के बाद वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जैसा कि अभी जानते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें तमाम पार्टीज आई थी और एवरीबडी एक्सप्रेस जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको लेके सारे कंसर्न थे। जो हलाकतें हो रही हैं, जिस तरह हमारे जो जवान बच्चे बंदूक की तरफ माइल हो रहे हैं और स्टोन पेल्टिंग हो गई है, जिसमें परसों जो हमारा तमिलनाडु का एक छोटा बच्चा जो है उसमें कोई 22 साल का लड़का उसमें मारा गया और सिचुएशन जो पिछले काफ़ी देर से जो हो रही है उसको लेके बातें हुई। पर एक बात अच्छी इसमें ये होगी कि जो हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है कि वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। इसमें सब पार्टीज़ का ये कहना था कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एक रोड मैप है, चाहे डायलॉग की बात है, चाहे बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है, चाहे दूसरे रास्ते खोलने की बात है, चाहे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात है, रिकन्सिलेशन की बात है। तो कहीं ना कहीं सबका ये मानना था कि जो एक एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी और बीजेपी के बीच में एक मुआहदा हुआ है उस पर अमल आवरी होने से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। और दूसरी बात ये भी होगी कि सबका ये था कि हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहिए कि रमज़ान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और एक अच्छा माहौल बने जिसमें ईद भी अच्छी हो और यात्रा भी अच्छी तरह गुजरे। और इसके अलावा ये भी कई लोगों का था सजेशन कि हम सब मिलके ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी लीडरशिप को उनके साथ वो मशवरा करेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनको अपना जो कंसर्न है जम्मू कश्मीर के हालात को लेके उनको कंसर्न एक्सप्रेस करें और उनको गुजारिश करें कि वो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 15 अगस्त को ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने वाली बात कही थी, तो उसको किस तरह से हम implement kare. How do we reach out to the people of Jammu and Kashmir, especially the youth of Jammu and Kashmir? That is all that we have been able to build a consensus so far. Thank you so much. और मजीद मालूमात के साथ हमारे श्रीनगर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम इस खबर पर जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। तजम्मुल, कुल जमाती मीटिंग थी, मकसद साफ था कि वादी में किस तरीके से अमन इस्तेकाम कायम हो, लेकिन क्या लगता है कि जिस मकसद से ये कुल जमाती मीटिंग हुई वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई? सऊद, इससे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है कि जब मेन स्ट्रीम लीडरान या जो सियासी जमातों के लीडरान हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं जा पाते हैं, जहां पर इस वक्त एलिमिनेशन बहुत ज्यादा यूथ का बढ़ चुका है। और एक अच्छा रहा कि एक अच्छे माहौल में ये मीटिंग जो है इख्तिताम पजीर हुई। 4.5 घंटे तक ये मीटिंग चली, 2 बजे शुरू हुई, 6:30 बजे खत्म हुई, जिसके बाद कुल मिलाकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, बाकी छोटी बड़ी पार्टियों के लीडरान जो थे, उन्होंने कहा कि हमने अंदर तकरीरें की और अच्छे से माहौल में रियासती वज़ीर आला ने उनको सुना। उसके बाद रियासती वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दिलाया कि जो कुछ नुक्ते उभारे गए हैं कि कश्मीर में यूथ की तरफ किस तरह से माइल किया जा सके, उसको उनकी तरफ कैसे जाया जा सके, उन्हें कैसे रोका जा सके कि मिलिटेंसी की तरफ यूथ न चला जाए। साथ ही उन्होंने हलाकशुदा उस सयाह की भी बात की जो इस माहौल में मजीद इस वक्त जो है बहुत हालात सुधरने के बजाय खराब होते जा रहे हैं। साथ ही अब रियासती वज़ीर आला ने जिस तरह से कहा कि 2000 में भारतीय जनता पार्टी के कदावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बायलैटरल उस वक्त सीज फायर की बात की थी और इम्प्लीमेंट भी की। साथ ही एजेंडा ऑफ अलायंस पर पीडीपी को आज कई सवालों का जवाब देना पड़ा कि उन्होंने बीजेपी के साथ किन शराइत के साथ
इत्तेहाद किया था, क्या उनमें से कोई अभी तक चीज सामने आई या नहीं। कुल मिलाकर देखें कि ये एक अच्छी कोशिश रही और इब्तिदा है। इसके बाद जो दूसरा कंसेंसस बनने जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक खास बात इस मीटिंग में रखी, क्योंकि कल रियासती असेंबली के लिए नए स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर उनका वो सेरेमनी वगैरह होगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कल जब डॉक्टर निर्मल सिंह को यहाँ पर स्पीकर बनाया जाएगा तो 2 दिन के लिए मजीद असेंबली सेशन बढ़ाया जाए, यानी 3 दिन तक रखा जाए, ताकि वादी की मखसूस सूरत हाल पर आराम से और तबादला ख्याल किया जा सके। जो भी इलेक्टेड 87 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात रख सके। तो माने जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये हालात इससे पहले भी एक कुल जमाती मीटिंग ली गई थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त न जाने का फैसला किया। आज अपने फैसला का दिफा करते हुए जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि वो उमर अब्दुल्ला साहब से और पार्टी क़यादत से डॉक्टर अब्दुल्ला से मशवरा करके उस पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे जो नई दिल्ली में रियासत की सूरत हाल को लेकर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी अहम लीडरान से मुलाकात करेंगे। लेकिन तजम्मुल देखिए, ये जो तमाम सियासी बातचीत थी, लेकिन जो जमीन पर वादी के हालात सुधरने को लेकर के या फिर उसको सुधारने को लेकर के बातचीत की बात कही जा रही थी, या फिर ये भी उम्मीद थी कि शायद कुल जमाती मीटिंग में इसको भी लेकर के खास तौर पर बातचीत होगी, कुछ अमल हुआ क्या इस पर? कोई बात या कोई नतीजा निकला क्या इसका? अभी देखिए, नतीजा यही है कि मैडम ने 2 अहम बातें की, वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने 2 अहम बातें की। एक, उन्होंने कहा कि वो नई दिल्ली जाकर कुल जमाती पार्टी डेलीगेशन की क़यादत करेंगे और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लाल किले के फसील से उस तकरीर के तनाजुर में मुलाकात करेंगे कि जब उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों को गले लगाने की जरूरत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ रीच आउट कैसे किया जा सके। दूसरा अहम इशू जो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हवाला दिया, कश्मीर में जो हालात हैं इसमें सीज फायर जो है वो सबसे बड़ी अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मजीद खून खराबा ना हो, ताकि मजीद जो हालात चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको फिलहाल रोका जा सके, ताकि हालात को वापसी में कहीं रुकावटों का सामना न करना पड़े। नतीजा कितना सूद आमद साबित हो सकता है, ये आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा कि क्या बाकी ये जो पार्लियामेंट डेलीगेशन के साथ साथ जो कुल पार्लिमानी डेलीगेशन जाना है। ठीक है, लेकिन देखिए जो बातचीत हुई, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मौकिफ रहा, जिस तरीके का उनका स्टैंड रहा, इसको लेकर के क्या कोई रिएक्शन आया क्या हुक्मरान जमात पीडीपी या फिर बीजेपी की जानिब से किसी का? देखिए, बीजेपी के डिप्टी स्पीकर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर निर्मल सिंह के बाद जो कविंदर गुप्ता आए, तो हमने उनसे उनकी राय जाननी चाहिए। तो उन्होंने माजरत तलब की, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बोला आज वो कुछ नहीं इस पे बोलेंगे। कांग्रेस कहती है कि पीडीपी और बीजेपी के इकट्ठा होने से यूथ में एलिनेशन पैदा हुआ, जब तक इकट्ठे हैं तब तक हालात बदलने में शायद हमें ज्यादा तवक्कुल नहीं करनी चाहिए। वहीं पैंथर्स पार्टी ने भी अपनी बात रखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और छोटी बड़ी पार्टियों ने सबों ने वकालत की कि फिलहाल हालात जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि हालात को किसी न किसी तरह से ढगर पर लाया जा सके और फिलहाल यूनिलेटरल सीज फायर और कुल जमाती वफद की जो क़यादत है वज़ीर आला साहिबा करें और नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्हें जाना पड़े तो उन्हें कोई उसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए। तो माने कि एक शुरुआत हो गई है कि मेन स्ट्रीम लीडरान जो कि 3 साल और 3 महीने के बाद आज वज़ीर आला ने जिस तरह से मीटिंग तलब की, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बायकॉट किया था जब इस तरह के हालात बने थे, लेकिन आज जिस माहौल में हमने बाहर आते देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, कांग्रेस को, तकरीबन माहौल जो था वो चेहरे जो थे मुरझे चेहरे नहीं थे, बल्कि थोड़ी सी उदासी दूर गई थी कि मेन स्ट्रीम की जो खुद अपनी स्पेस जो है कंस्टिट्यूएंसीज में वो तकरीबन स्कीज होती जा रही है, जिसको रिवाइव करने की जरूरत है। और मेन स्ट्रीम का जो एतबार है आम लोगों में, वोटर है, उसको बहाल करने की भी जरूरत है। और वहीं अलहदगी पसंद लीडर मीर वैस उमर फारूक का जो रिएक्शन आया, उन्हें साफ तौर पर कहा कि ऐसी मीटिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद की दुनिया कायम है। इस मीटिंग से मुझे लगता है कि आगे के रास्ते मुझे लगता है हमवार होना तय है। ठीक है, लेकिन अब जो एक सियासी तौर पर बीजेपी और पीडीपी के बीच में कहीं ना कहीं तमाम मामलों पर इत्तेफाक नजर आता है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी बार बार कही जाती है और अपोजिशन भी इसको मुद्दा बनाता है। क्या इस कुल जमाती मीटिंग में वो कोऑर्डिनेशन दोनों जमातों में नजर आया था क्या? तो बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस सवाल को लेकर भी हम कविंदर गुप्ता के पास गए थे तो उन्होंने रायजनी से इनकार किया, जिसका मतलब उन्होंने न हाँ की न ना की। उन्होंने वज़ीर आला की तकरीर को इंडोर्स भी किया और कहा कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा फिलहाल यही हतमी है, लेकिन उन्होंने खुद बयानबाजी से परहेज किया, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि डॉक्टर जतिंदर सिंह, राम माधव, उसके बाद कौमी लीडरान जो हैं
उनको एतमाद में लेने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उस पर डिपेंड है कि वो चीफ मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग को किस तरह से लेते हैं, लेकिन रीजनल लीडरशिप जो मौजूद थी उन्होंने चुप्पी साधी, उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार किया, जिसका मतलब यह हुआ कि आज के दिन का जो माहौल बना था, जो एक कोशिश की गई थी कि कुल जमाती वफद जाएगा, बायलैटरल सीज फायर की बात की जाएगी, ईद, उसके बाद अमरनाथ यात्रा, उसके बाद और भी माह रमजान का मुतबरक महीना आ रहा है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी में न फैसला करते हुए बीजेपी ने फिलहाल आज की इस तकरीर को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर रखा और कल, क्योंकि अब रियासती असेंबली का सेशन है, एक दिन का सेशन है जिसमें नए स्पीकर को अपनी जिम्मेदारियों से अपनी जिम्मेदारियां शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि कल की जो रिएक्शन होंगे वो इंतहाई अहम होंगी कि बीजेपी आज की प्रेस ब्रीफिंग को लबकुशाई करते हैं या वो चुप्पी साधते हैं। चले, बेशक वाकई कल का दिन भी बहुत अहम है। आप नजर बना रखिएगा तजम्मुल, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, 10 दिन बाद बिल आखिर श्रीनगर की बाजारों और स्कूलों में रौनक लौट आई है। जी हां, 10 दिन तक लगातार बंद का असर देखने को मिलता रहा, लेकिन अब रौनक वापस लौट आई और जेआरएल की जानिब से बंद के ऐलान की वापसी के बाद आज श्रीनगर और डाउनटाउन में दुकानें खुली रहीं। तिजारती इदारों के साथ साथ दफातर में मामूल के मुताबिक काम हुआ। प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल भी खुले। सुबह सुबह बच्चे स्कूल बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ वालिदैन के साथ तो कुछ ग्रुप में स्कूल की जानिब तलबात जाते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी नजर आई, साथ ही प्राइवेट गाड़ियां भी चलती दिखाई दी। मंगल की शाम से इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई। बता दें कि पिछले 10 दिनों से लगातार बंद की मार झेल रहा था श्रीनगर और तमाम दूसरे इलाके, लेकिन अब रौनक एक बार फिर से वापस लौटती दिखाई दी। आज वहीं वादी के दूसरे अजला में भी मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दी आज, और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा, लंगेट और करालगुंड में 3 दिनों बाद बाजारों में चहल पहल लौट आई। जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए दुकानों पर खासी भीड़ दिखाई दी। सरकारी और प्राइवेट दफातर के साथ साथ स्कूल व कॉलेज भी खुले रहे। आमद और रफ्त पर बंदिश न होने के सबब सड़कों पर ट्रैफिक भी ज्यादा रहा और एहतियात के तौर पर हिफाजती बंदोबस्त में किसी तरह की ढील नहीं दी गई। और इधर बांदीपोरा में भी 3 दिनों बाद जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दी और बाजार, तिजारती इदारे और सरकारी ऑफिस में मामूल के मुताबिक आज यहां पर काम हुआ। प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक के स्कूलों में दर्स व तरदीस का काम दिखाई दिया, लेकिन एहतियात के तौर पर कॉलेज वगैरह आज यहां पर बंद रहे। वहीं सड़क के साथ साथ वादी में ट्रेन सर्विस भी दोबारा से बहाल हो चुकी है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 3 दिनों से वादी में फैली कशीदगी के सबब ट्रेन सर्विस मुअत्तल थी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पुलिस इंतजामिया से मिले फीडबैक के बाद ट्रेन सर्विस बहाल करने का फैसला किया गया। तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक श्रीनगर से बनिहाल और श्रीनगर से बारामूला के लिए ट्रेनें रवाना हुई। तो बंद के बाद अब मामूलाती जिंदगी एक तरीके से पटरी पर लौटती नजर आ रही है और एक बार फिर से बाजारों में, दफातर में, स्कूलों में रौनक लौट आई है। ट्रेन सर्विस भी बहाल हो गई है और लगातार जो कशीदगी के हालात बने हुए थे, उम्मीद करते हैं कि अब वैसे हालात आइंदा कुछ वक्त तक तो कम से कम नहीं रहेंगे। बढ़ते आगे, खराब मौसम के सबब 2 दिनों से बंद मुगल रोड को आमदो रफ्त के लिए एक बार फिर से दोबारा खोल दिया गया। जी हां, 86 किलोमीटर लंबी मुगल रोड शाह राह, शोपियां, राजौरी और पुंछ को श्रीनगर से जोड़ती हैं। गुज़िश्ता 7 मई को ताजी बर्फबारी के सबब सड़क पर बर्फ जमा हो गई थी। वाज़ेह हो कि फिसलन के सबब इन रास्तों पर ड्राइविंग करना मुश्किल होता है। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक रास्ता साफ होने के बाद दोनों जानिब से हल्की गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को आमद और रफ्त के लिए अगले अहकामात तक इंतजार करना होगा। और गुज़िश्ता 3 दिनों की बंद और हड़ताल से कोई इलाका गैर मुतासिर रहा तो वो था गुलमर्ग। जी हां, यहां पर हालात मामूल पर बने रहे। संगबारी में एक सयाह की हलाकत के बाद तरह तरह के शुबहे जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन गुलमर्ग में
फिलहाल जो सूरत हाल है वो महकमा सयाहत और सरकार के लिए हौसला अफजा कही जा सकती है। बड़ी तादाद में दरअसल मुल्की और गैर मुल्की सयाह गुलमर्ग की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते यहां पर देखे जा सकते हैं। आज के वक्त में भी सयाहों का कहना है कि मुश्किल हालात के बावजूद आम कश्मीरियों की मेहमान नवाजी काबिल तारीफ है। पूरा देखने लायक है एकदम। हम तो बहुत खुश हो गए। हमारे तरफ बहुत गर्मी रहता है, अभी 50 डिग्री चल रहा वहाँ पे, तो इधर 0 डिग्री में आ गए हम, तो बहुत खुशी है। तो इधर गुलमर्ग, सोनामार्ग और काटरा और दाल लेक, ये सब एकदम ब्यूटीफुल है। सो वी हैव एंजॉयड ए लॉट। इट्स ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। वी फेल्ट वेरी हैप्पी हियर। और इधर 2 रोज कबल श्रीनगर में सयाह की हलाकत के बाद संगबारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई देने लगा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने दरअसल पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सरकार और वजीर आला की नेक नियति पर सवाल उठाए। इनका इल्जाम है कि सरकार पत्थरबाजों को एमनेस्टी देकर के उनका हौसला बढ़ा रही है। जो सियासतदान कश्मीर के हैं सिर्फ आंसू बहाने का प्रयास करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली वो पत्थरबाजों का मदद कर रहे हैं। और फिर किस तरह से हम ये कहना चाहते हैं, आइए हमारे प्रदेश के अंदर आइए और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करिए। मैं पूरा स्पष्ट करना चाहता हूं, इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है। और वहीं रियासती कांग्रेस कमेटी के मेंबर और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन सतीश शर्मा ने कहा है कि हुकूमत संगबारों को शह दे रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर इन पर फौरन काबू नहीं पाया गया तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अपने माँ बाप के साथ कश्मीर घूमने आया था, पत्थरबाजों ने उसकी हत्या कर दी। ये पत्थरबाज नहीं है, ये मिलिटेंट है। वो जो 15,000 पत्थरबाज छोड़ेंगे वो मिलिटेंट है। उनके पीछे हुर्रियत को जो 15 साल 20 साल से बैन लगा हुआ था वो उनको से बैन उठाया गया। और इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अकीदतमंदों को शिवलिंग दर्शन का पूरा मौका मिलेगा। जी हां, अकीदतमंदों के मुताबिक गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत इस साल शिवलिंग का हजम बढ़ा हुआ है। अकीदतमंदों का यह कहना है कि बर्फानी बाबा भक्तों पर ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। वाज़ेह हो कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द होते यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों में आज जलजले के झटके महसूस किए गए। यहां जलजले की शिद्दत बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन जलजले के झटके महसूस हुए। राजधानी दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल प्रदेश भी इसकी जद में रहे। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल वादी चेनाब में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन आज इसकी शिद्दत पहले के मुताबिक थोड़ी ज्यादा रही। शुमाली हिंद में रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.6 दर्ज की गई और इसका एपिक सेंटर दरअसल अफगानिस्तान का हिंद कुश पहाड़ी का इलाका रहा, जहां पर इसकी शिद्दत 6.7 दर्ज की गई। अभी तक जलजले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। लेकिन उधर जुनूबी कश्मीर के अजला में आज भी हालात कशीदा रहे। शोपियां और पुलवामा में मुसलसल चौथे दिन बंद के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर रही और तालीमी व तिजारती अदारों के साथ साथ ऑफिसेज वगैरह भी आज बंद रहे और यहां पर काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज की खबर यहां पर आई। जराये के मुताबिक दोनों यूनिवर्सिटियों में तलबा ने प्रोफेसरों से मिलिटेंट बने रफी बट की हिमायत में कैंपस के अंदर एहतजाज किया। वहीं चेनाब वैली में भी हालात नॉर्मलसी की तरफ आज भी नहीं लौटे और शहरियों की हलाकत के खिलाफ अंजुमन-ए-इस्लामिया की जानिब से आज बंद का यहां पर ऐलान किया गया था। वाज़ेह हो कि अंजुमन-ए-इस्लामिया JRL का हामी माना जाता है। बंद के पेश नजर
एक मखसूस तबके के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन तालीमी इदारों पर बंद का कोई असर नहीं पड़ा। स्कूल कॉलेज के साथ साथ सरकारी दफातर और बैंक मामूल के मुताबिक खुले। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्टर्स सर्विस भी बंद से मुतासिर नहीं हुई। गैर मुतवक्के हालात से निपटने के लिए हालांकि शहर में रियासती पुलिस और सीआरपीएफ की मजीद नफरियां भी तैनात की गई थीं। इधर सोपोर की बात करें तो सोपोर में भी आज मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज व मुजाहिरा किया गया और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से मुनकिद मुजाहिरे में सिविल सोसाइटी, ताजिर, असातिज़ा, बार एसोसिएशन और किसान शामिल हुए। मुजाहिरों के दौरान सरकार मुखालिफ नारे लगाए गए और मुजाहिरीन ने तशद्दुद के खात्मे के लिए जल्द अज जल्द बातचीत शुरू करने का मुतालबा किया। प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते हैं और ऐसा एक नाराजगी और ऑल पार्टी मीट के साथ आइंदा शनिचर को वजीर आला महबूबा मुफ्ती वादी में तैनात तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान के साथ मीटिंग करने वाली हैं और वजीर आला की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में रियासत की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 19 मई को होने वाले दौरे पर भी बातचीत होगी। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी रिव्यू के जिम्न में अब तक 2 मीटिंग हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों ने अलहदा तौर पर सिक्योरिटी हालात का यहां पर जायजा भी लिया है और इस दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक जमीनी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। शनिचर को SKICC में होने वाली मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, GOC 15 क्रॉप्स, डीजीपी, DG, CRPF और दूसरे सीनियर अफसरान शामिल होंगे। बारामूला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर तैयबा के एक बड़े टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और इस जिम्न में हिफाजती दस्तों की एक मुश्तरका मुहिम में दरअसल लश्कर के 4 मिलिटेंटों को जिंदा गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 मिलिटेंट तसादुम के दौरान गिरफ्तार किए गए। इसकी जानकारी 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांड ऑफिसर और शुमाली कश्मीर रेंज के DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। गिरफ्तार मिलिटेंटों पर 3 शहरियों के कत्ल का भी इल्जाम है। गुज़िश्ता 30 अप्रैल को बारामूला के इकबाल मार्केट में हसीब नबी खान, इरफान अहमद शेख और मोहम्मद असगर को हलाक करने के बाद मिलिटेंट फरार हो गए थे, लेकिन चंद दिनों की कोशिश के बाद रियासती पुलिस, आर्मी और CRPF की मुश्तरका टीम इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पूछताछ के दौरान शहरियों की हलाकत में लश्कर के शुएब फारूक अखून, एजाज अहमद और बिलाल अहमद के शामिल होने की बात पता चली थी। शहरियों की शिनाख्त का काम दूसरे मिलिटेंट बिलाल अहमद ने किया था। इसके अलावा पुलिस ने मिलिटेंटों का साथ देने वाले 6 ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी मिकदार में असलहे, गोला बारूद, खाने पीने की अशिया, सैटेलाइट फोन और इस्तेमाल में आने वाली दूसरी जरूरी चीजें भी बरामद हुई हैं। The Lashkar has always been trying to flare up this Baramulla, Sopore belt and all this North Kashmir, and during investigation we have found that one person whose name is Nadeem, his code is Osama, Abu Osama, he was operating whole module, and these were the local militants who killed these 3 civilian youths. And it is also pertinent to mention that during this investigation we also caught hold on one active militant who recently joined, Bilal Ahmed, who also fired with the Chinese pistol on those 3 youths. And again we busted 2 another. और खबर बांदीपुरा से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक 3 साला बच्ची की मौत वाक़ हो गई है, जबकि 3 अफराद यहां शदीद ज़ख्म पर जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक यह हादसा शुरटांगू इलाके में पेश आया और तवाज़ुन बिगड़ने के सबब ड्राइवर दरअसल कार पर काबू नहीं रख सका, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा गांदरबल के सफापुरा इलाके के रहने वाले एजाज अहमद मीर, उनकी अहलिया, उनकी बहन और 3 साला बच्ची सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की इत्तला दी, जिसके बाद जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल पहुंचने से कबल ही बच्ची की मौत हो गई। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है और सभी को श्रीनगर रेफर कर दिया गया है।
इधर वजीर आजम के 19 मई के दौरे के पेश नजर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एक रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबी मुहिम में मसरूफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा 19 मई को रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी तीनों खित्तों में जाएंगे। उनके हमराह मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, मुमलिकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुमलिकती वजीर बराए तवानाई आरके सिंह भी होंगे। दिल्ली से वो सीधे लेह पहुंचेंगे। यहां पर जोजिला टनल की बुनियाद रखने के बाद पीएम पब्लिक मीटिंग से भी खिताब करेंगे। 4,899 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टनल से लेह और कारगिल में रहने वालों को आमदोरफ्त में काफी आसानी होगी। वो एक बार पुनः आ रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 19 मई के प्रवास में वो तीनों क्षेत्रों में रहेंगे। पहले लेह में, उसके बाद कश्मीर में, उसके बाद जम्मू में। हाईवेज को लेकर के रोड्स प्रोजेक्ट्स हैं उनका और कुछ एक पावर प्रोजेक्ट्स, उनको लेकर के कार्यक्रम आयोजन करने की योजना बनाई जा रही है। अभी उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। दोपहर बाद वजीर आजम श्रीनगर पहुंचेंगे। पीएम बांदीपुरा के किशनगंज पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। किशनगंज प्रोजेक्ट से सालाना 1,713 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। जम्मू में वजीर आजम जम्मू रिंग रोड की बुनियाद रखेंगे। इसके बाद ताराकोट मार्ग का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली रवानगी से कबल पीएम मोदी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस के कन्वोकेशन में भी शामिल होंगे। जम्मू में वो मोस्ट प्रॉब्ली स्कॉस यूनिवर्सिटी में और उसके बाद जोरावर ऑडिटोरियम में होगा। वहाँ भी एक प्रोग्राम है। वहाँ श्राइन बोर्ड और रिंग रोड जो बन रही है उसके बारे में वो शिलान्यास वहाँ से करें। पीएम मोदी के दौरे को लेकर रियासत में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। लोगों को उम्मीद है कि वजीर आजम रियासत में जारी खून खराबा रोकने के लिए मानीखेज बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उनकी सोच है, वो चाहते हैं कि सब आराम से रहें, खून खराबा नहीं हो और चैन से लोग ज़िंदगी गुजारें। वो मैक्सिमम हेल्प कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। हम बॉर्डर गोली चलती है, बॉर्डर के उस पार भी कोई अगर मरता है तो वो भी एक इंसान होता है और बॉर्डर के इस तरफ मरता है वो भी इंसान होता है। खून तो इंसानियत का होता है। हम तो चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि खून खराबा ना हो, भाइयों की तरह रहें। मकामी सरकार और इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वादी और सरहद पर कशीदगी कायम है। इन हालात में सबकी उम्मीदें वजीर आजम से ही वाबस्ता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात से पहले मसरूफ हैं, लेकिन 19 तारीख को वो पहुंचने वाले हैं और वादी में वो कई अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। देखना होगा कि इसको लेकर के किस तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि रियासती सतह पर तमाम तैयारियां लगातार चल रही हैं। बता दें आपको कि मकामी सरकार और इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वादी में जो हालात है उसको ठीक करने की भी लगातार कोशिश है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 मई को यहां पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे के पेश नजर जबरदस्त तैयारियां यहां पर चल रही हैं। एक रोजा दौरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का ये। इस दौरान वजीर आजम कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे और साथ ही साथ कई की संगे बुनियाद रखेंगे। उन्नीस मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं और उसके लिए बाकायदा रियासती सतह पर लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना खड़ी हो। यहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो उस वक्त वो कई अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे, साथ ही कई का संगे बुनियाद भी वो इस दौरान रखेंगे। बता दें कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ है फिलहाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लेकिन 15 मई को इसके नतीजे आएंगे। उसके बाद 19 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत जम्मू और कश्मीर के दौरे पर होंगे।
दौरे के दौरान पीएम मोदी 3 खित्तों का दौरा करेंगे। उनके हमराह मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, मुमलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुमलकती वजीर बराए तवानाई आर.के. सिंह भी मौजूद होंगे और दिल्ली से वो सीधे लेह पहुंचेंगे। यहां पर जोजिला टनल की बुनियाद रखने के बाद पीएम पब्लिक मीटिंग से भी खिताब करेंगे। 4,899 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टनल से लेह और करगिल में रहने वालों का आमद और रफ्त में काफी आसानी होगी। दोपहर बाद वजीर आजम श्रीनगर पहुंचेंगे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। गुज़िश्ता दिनों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर डोडा में सालाना फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। सोशल वेलफेयर फोरम की जानिब से मुनक्किद कैंप में दूसरे अजला से आए माहिरीन डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। इसके अलावा मकामी डॉक्टर्स ने भी कैंप में अपनी खिदमात पेश की और मुंतजिमीन के जानिब से मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 17 सालों से रेड क्रॉस डे के मौके पर फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है और मुंतजिमीन के मुताबिक कैंप में 35,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। इसके अलावा 800 मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा चुका है। हमने 2001 से ये कैंप रेड क्रॉस डे के दिन जो है ना स्टार्ट किए थे करने और आज 18 साल हो गए कि हम इन कैंपों को चला रहे हैं। ये कैंप सिर्फ उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो शहरों में नहीं जा सकते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, जो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं पैसा देकर, उनके लिए ये फ्री कैंप है। ऑपरेशन का फ्री है, खाना वहाँ जो लगेगा वो फ्री है और दवाइयाँ फ्री है। ये हम 18 साल से करते आ रहे हैं और रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और रियासत से सफर हज पर जाने वाले आजमीन के लिए तरबियत कैंप की भी शुरुआत हो चुकी है। राजौरी में पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में आजमीन को अय्याम हज से मुतालिक बुनियादी चीजों की जानकारी दी गई। वाज़ेह हो कि इस दफा राजौरी जिले से 409 आजमीन सफर मुबारक पर रवाना होंगे। तरबियती कैंप के दौरान आजमीन को अरकान हज के अलावा हिफाजती तदाबीर और काफिले से भटकने की सूरत में क्या कुछ करना है, इस बारे में बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और इस मौके पर आजमीन को वीडियो के जरिए भी अरकान हज से मुतालिक दूसरे उमूर की जानकारी दी गई। आजमीन की आसानी के लिए प्रोग्राम में उलमा और मुफ्ती हजरात भी मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली अंदाज में इसे समझाया। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू में वक्फ इमलाक की देखरेख के लिए बनाया गया रियासती वक्फ बोर्ड अपनी ही जमीनों पर हुए नाजायज कब्जों को छुड़ाने में नाकाम साबित हो रहा है। एक तरफ जहां इस नाकामी के लिए रियासती हुकूमत के ताउन का रोना रोया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि इन जमीनों का अगर कमर्शियल इस्तेमाल हो जाए तो गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचा जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब ये जमीनें नाजायज कब्जों से छुड़वाई जाए। जी सलाम की मुहिम के तहत आज हम आपको जम्मू वक्फ बोर्ड की ऐसी ही हकीकत से वाकिफ कराने जा रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अपनी मुहिम के चलते आज हम पहुंच चुके हैं वक्फ बोर्ड का ये ऑफिस है। इसी बिल्डिंग में हम जानेंगे क्या वक्फ बोर्ड का जो अमल लाया गया था, जिस मकसद से लाया गया था, क्या उसमें कामयाबी मिली, किस हद तक मिली, और जो नाजायज कब्जे हो चुके हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर उसको हटाने में कितना कामयाब हो पाई है वक्फ बोर्ड की इंतजामिया। ये सब हम जानेंगे अपनी जी इस्लाम की मुहिम में। जम्मू में बने वक्फ बोर्ड से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बोर्ड लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहा है। इसके साथ ही बोर्ड अपनी उन जमीनों को हासिल करने में भी नाकाम साबित हो रहा है जिन पर नाजायज कब्जे किए गए हैं। सरकारी आददो शुमार के मुताबिक जम्मू में ही तकरीबन 800 एकड़ के वक्फ बोर्ड की जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा किया गया है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन अपनी जमीन को हासिल नहीं कर पा रहा। मैं आपको जो इंक्रोचमेंट की डिटेल है वो जम्मू की बताऊं। जैसे जम्मू में हमारे यहाँ
आर्मी के पास 333 कनाल ज़मीन है, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हमारी कोई 60 कनाल के करीब ज़मीन है, PHE डिपार्टमेंट के पास 12 कनाल ज़मीन है, रूरल डेवलपमेंट के पास 2 कनाल ज़मीन है। तो ऐसे मिला के ये कोई जम्मू TAC जम्मू में 400 कनाल के करीब जो ज़मीन है वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है। फिर अगर हम RSपुरा की बात करें, वहाँ पे 327 कनाल ज़मीन जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कब्जे में है। देखिए, बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, नाकाम तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें कि मैनेजेबल नहीं होती है। जैसे पुराने ज़माने में आपकी जम्मू के अंदर 69% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, हर जगह के वहाँ के उन औकाफ में मस्जिदें थी, मस्जिदों के साथ प्रॉपर्टी पर्टिनेंट टू मॉस्क थी। जब वो लोग ही चले गए हैं, अब वो प्रॉपर्टी को संभालना एक बहुत बड़ा काम है। इन कब्जों के बीच यहाँ की कुछ बाअसर शख्सियात इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनों का कमर्शियल इस्तेमाल हो सके, जिससे आने वाला पैसा मुसलमानों और गरीबों के फलाह के लिए खर्च किया जा सके। बात यह है कि अगर ये जितनी भी अमलाक हैं, वक्फ की अमलाक जम्मू कश्मीर के अगर पूरी कंट्री के अंदर आप देखें, उस तनाज़र में देखें, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा असासा है। और इसी प्रॉपर्टी को अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, चाहे वो कमर्शियल एसेट्स बनाकर किया जाए, चाहे एजुकेशन को लिंक करके किया जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खिदमत जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, इस माइनॉरिटी कम्युनिटी की, इस पूरे कंट्री में हो सकती है। मुस्लिम लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के फलाह के लिए काम करने में नाकाम साबित हो रहा है। साथ ही मौजूदा हुकूमत भी इस मामले में बोर्ड का साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बोर्ड अपनी जमीनों को वापस नहीं ले पा रहा है। ये लोग भी मानते हैं कि अगर वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल तालीमी इदारे बनाने के लिए किया जाए तो इससे मुसलमानों को काफी फायदा पहुंचेगा। जम्मू 47 से पहले 80% आबादी जो थी मुस्लिम थी। उसके बाद जनाब सारी तबाही हो गई, ज़मीनें लोगों ने कब्जे कर लिए और इसकी जम्मू में बोर्ड नहीं है, औकाफ कौंसिल है। और इस औकाफ कौंसिल के जो भी मंत्री आज तक आए, इन्होंने सारी तबाही की। इन्होंने रिश्वत खा कर जम्मू के कब्रिस्तानों में बहुत बड़ी तबाही की। कब्रिस्तानें आज रही नहीं है। हर रियासत में वक्फ बोर्ड की तामीर इसलिए की जाती है कि वो वक्फ की गई जमीनों की देखभाल कर सके और उनका इस्तेमाल इस तरह से करे कि उससे मुसलमानों का फायदा हो। लेकिन जिस तरह से इन जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि वक्फ की जमीनों का फायदा मुसलमानों से ज्यादा कब्जा करने वालों को हो रहा है और बोर्ड हाथ पर हाथ धरे बैठा है। अपनी मुहिम के चलते हमने वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज के कई लोगों से बातचीत की, लेकिन कहीं न कहीं यही पाया है कि वक्फ बोर्ड का जो अमल जिस मकसद से लाया गया था वो उस पे खरा नहीं उतर सकी है। अभी भी एक बड़ी संख्या में जो ज़मीन है वो नाजायज कब्जे में है, जिसको छुड़वाने में भी वक्फ बोर्ड कामयाब नहीं हो सका है। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और अब रियासती हुकूमत से एक इल्तिजा कि ध्यान दो हुजूर। जी हां, रियासत में सिर्फ देही और बालाई इलाकों में ही बुनियादी सहूलियात का फुकदान नहीं है, लेकिन शहरी इलाके भी इससे महरूम हैं। और ऐसा ही एक इलाका है जम्मू का पाटोली मनगोत्रा। बल्दिया और सरकार के तमाम दावों के बावजूद इस इलाके में ना तो साफ सफाई का माकूल इंतजाम है और ना ही यहां पर ड्रेनेज का ही कोई इंतजाम नजर आता है। गंदे पानी से भरी नालियां, टूटी फूटी सड़कें और सड़कों के किनारे कूड़े का अंबार, ये दूर दराज के इलाके में वाकई किसी गांव या कस्बे की तस्वीर नहीं है। ये जम्मू शहर का पाटोली मनगोत्रा का इलाका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है ये। ग्रेड 2 स्थिति में शुमार होता है इस शहर का। स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे डेवलप करने का मंसूबा है, लेकिन हालत देखिए क्या है इसकी। जम्मू का यह अकेला इलाका नहीं है जहां बुनियादी सहूलियात ना के बराबर हैं। दुकानें हो या रिहायशी इलाके, सभी जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बीमारियों को दावत देता ये इलाका। नाली और सड़कों पर महीनों गंदगी फैली रहती है, लेकिन ना तो बल्दिया अफसरान का ध्यान इस तरफ है और न ही उनके मुलाजमीन का। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और नालियाँ तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है और यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता है। पास में स्कूल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और दुकानें हैं, घर हैं साथ में, नालियाँ फुल भरी हुई हैं। जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है वो काम करके राजी नहीं है। अगर उनको बोलो तो उल्टा गाली गलौज पे आते हैं, इसलिए कोई उनको बोलता नहीं है। इस नाली में देखो, इधर से निकालते नहीं हैं, उधर देखो डेयरी पड़ी है,
सूख जाएंगी, उधर डेड हो जाएंगी। 4-4 महीने तक कोई उठाने वाला नहीं। कभी कभी आएंगे, थोड़ा ऊपर से उठाया तो चले जाएंगे, बस यही है। तो इनको सोच इनकी गंदी है। इनके जितने वर्कर हैं कोई इधर हमारी सुध बुध लेने नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बल्दिया को इसकी जानकारी नहीं है। इलाके की सफाई के लिए मकामी लोग कई दफा बल्दिया से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसरान की बात क्या करें, सफाई मुलाजमीन भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। यहाँ तो हम कहते हैं हम कैसे जी रहे हैं। ये सरकार झूठी गवाही दे रही है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान किया है, वो डब्बे दे दिए। डब्बे नाम के हैं, एक बार लेते हैं एक बार देते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं। जब हम इनको कहते हैं सफाई करो तो कहते हैं कि आप दादागिरी दिखाते। हमने कई बार कहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी के एहलकार है वो भी ऐसे ही। जम्मू की इन 2 तस्वीरों को देखिए, एक यूनिवर्सिटी के पॉश एरिया की है तो दूसरी पटोली मनगोत्रा बस्ती की। इस तरह की तस्वीरें उमूमन मुल्क के हर बड़े शहरों में देखने को मिल जाती हैं। लगता ही नहीं कि ये किसी एक ही शहर की बस्तियां हैं। एक में तमाम सहूलियात हैं तो दूसरे में सिरे से गायब। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद्य की रिपोर्ट।